मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों डिस्टिलेशन के स्ट्रिपर के और जो है एक्सट्रैक्शन के जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो मुंबई रिफाइनरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है डिस्टिलेशन से देखेंगे। डिस्टिलेशन में जो है क्वेश्चन नंबर जो है 65 जो है वो देखिए कह रहा है कि रिलेटिव वोलालिटी डज नॉट चेंज अप्रिसिएबली विथ द चेंज इन। तो जो है रिलेटिव वोलालिटी जो है डज नॉट चेंज, किसके जो है चेंज होने से वो चेंज नहीं होगी, तो टेम्परेचर इसका करेक्ट ऑप्शन है, टेम्परेचर का। नेक्स्ट है इन अ बाइनरी सिस्टम सेपरेशन इज वेरी एफिशिएंट व्हेन द रिलेटिव वोलालिटी इज। तो जब वो जो है एक से ज़्यादा होगी तो जो है सेपरेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 67 इफ़ A1 and A2 are the relative volatility when the pressure in a distillation column is 1 and 2 atmospheric respectively, तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें जो है नॉन ऑफ दीज करेक्ट आएगा, इसमें कोई रिलेशन होगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ मीन मिक्सचर हुज टोटल प्रेशर इज। तो पॉजिटिव डेविएशन जो है इसका मतलब ये है कि जो है टोटल प्रेशर जो है मिक्सचर का ग्रेटर देन दैट ऑफ कंप्यूटेड फॉर आइडियलिटी, है ना। नेक्स्ट है ट्रोपिक मिक्सचर द एक्वेरियम वेपर कंपोजिशन इज। तो ये जो है एजोट्रोपिक मिक्सचर में एक्वेरियम वेपर कंपोजिशन जो है सेम होता है एज ए लिक्विड के कंपोजिशन के, है ना। 70 में कह रहा है कि इस कर्व में कौन जो है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप को दर्शा रहा है। तो मिनिमम बॉइलिंग कर्व जो है ABCD है। तो बी वाला जो है जिस पे मैंने एकदम डायरेक्ट उसी पर टिक कर दिया, तो ये बी वाला जो ग्राफ है ये इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। और जो है किस किस के बीच में कर्व है, तो एक्स एक्सिस पे जो है लिक्विड का कंपोजिशन है और वाई पे जो है वेपर कंपोजिशन है। ये ग्राफ का पूछ लेता है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ठीक है। 71 देखते हैं, इसमें कह रहा है इन बैच डिस्टिलेशन विथ कांस्टेंट रिफ्लक्स ओवरहेड प्रोडक्ट कंपोजिशन। तो दोस्तों डिक्रीज होगी जो बैच डिस्टिलेशन में टाइम के अकॉर्डिंग जो है ओवरहेड प्रोडक्ट की जो है कंपोजिशन बार बार चेंज होती रहेगी। सबसे पहले जो है प्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद प्योरिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, है ना। नेक्स्ट है इन रेक्टिफाइंग सेक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस डिस्टिलेशन कॉलम द वेपर इज इनरिच विथ हाई बॉयलर। और जो है रेक्टिफाइंग सेक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम जो है वेपर होते हैं, वेपर की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना। नेक्स्ट है फॉर अ बाइनरी मिक्सचर विथ लो रिलेटिव वोलालिटी कंटिन्यूस रेक्टिफिकेशन टू गेट प्योर प्रोडक्ट विल रिक्वायर्ड। तो उसके लिए जो है लो रिलेटिव वोलालिटी के लिए जो है अगर आप कंटिन्यूस रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है प्रोडक्ट को जो है हाई रिफ्लक्स रेशियो जो है एक तरह से रिक्वायर होगा। नेक्स्ट है एजेट्रोप डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट। तो एजेट्रोप डिस्टिलेशन में किस चीज़ का सेपरेशन होता है, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का। नेक्स्ट है फॉर ए बाइनरी मिक्सचर विथ लो रिलेटिव वोलालिटी रो, अगर वोलालिटी लो है बाइनरी मिक्सचर का तो क्या होगा, तो अगर रिलेटिव वोलालिटी लो है तो एक एजोट्रोप का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग डिस्टिलेशन कॉलम में, है ना। डिस्टिलेशन जब करेंगे तो एजोट्रोप का एक तरह से फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है इंट्रेनर यूज इन एजोट्रोप डिस्टिलेशन शुड। जो इंट्रेनर जो है एजोट्रोप डिस्टिलेशन में यूज़ होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि फॉर्म और लो बॉइलिंग एजोट्रोप, वो जो है लो बॉइलिंग एजोट्रोप फॉर्मेशन करे विथ वन ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द मिक्सचर, किसी एक के साथ, है ना। जैसे मिक्सचर है और दो मिक्सचर हैं, दो जो है कंपोनेंट है, तो किसी एक के साथ जो है मिलकर वो लो बॉइलिंग एजोट्रोप बनाए, ठीक है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने जो है एक कंपोनेंट था MEA सॉल्यूशन जो है उसको जो है सेपरेट करना है। जैसे सॉरी, इस सबसे सिंपल समझिए, जैसे आपको किसी कंपोनेंट में से ऐसे कंपोनेंट में से मॉइस्चर रिमूव करना है, वाटर को रिमूव करना है, ठीक है। तो जैसे TE एक ऐसा केमिकल है, टेक ऐसा केमिकल है जो वाटर में इनसोल्यूबल है
और जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, या कास्टिक या किसी भी सोल्यूशन में वो जो है सोल्यूबल नहीं है। तो अगर उसमें जैसे मॉइस्चर है, उसमें अगर वाटर मौजूद है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कास्टिक का या कास्टिक का सॉल्यूशन उसमें चला देते हैं। तो कास्टिक का सॉल्यूशन जो है जब चलाते हैं तो कास्टिक क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके जो है एक तरह से डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे 40% कंसनट्रेटेड था तो वो जो है उसकी कंसनट्रेशन घट जाएगी जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी प्योर जो है TEK टेक जो केमिकल है वो फ्री फ्रॉम ऑफ मॉइस्चर हो जाएगा। ये डायग्राम जैसे मैंने ये डिस्कस किया था पिछली जो वीडियो में, जब मैंने जो है एक तरह से एक्सट्रैक्टिव के बारे में बताया था, तो उसी को एकदम समझ लीजिए, है ना। तो उसमें क्या है कि वो जो एक तरह से आपका एक तरह से इंट्रेनर यूज किया गया, हमने जो है कास्टिक का सल्यूशन यूज किया। वो क्या किया, वो जो है एक तरह से एक कंपोनेंट यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करके खुद डाइल्यूट हो गया, और जो एक तरह से लो बॉइलिंग मिक्सचर बना लिया। लो बॉइलिंग का मतलब कि अब वो जो है कास्टिक सॉल्यूशन को कितना भी आप बॉईल करो वो बॉईल हो गए, डाइल्यूट है ना। तो ऐसे ही करता है इंट्रेनर, क्या करता है कि लो बॉइलिंग एजोट्रोप के साथ जो है अपना एक तरह से मिक्सचर बना लेता है ना। नेक्स्ट है एल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग। एल्कोहल को डिहाइड्रेट किस डिस्टिलेशन से किया जाता है, तो एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन से किया जाता है। नेक्स्ट है रोज ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रोज लीव यूजिंग, तो स्टीम डिस्टिलेशन। रोज ऑयल जो होता है दोस्तों, वो जो है स्टीम डिस्टिलेशन से निकाला जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जितने भी गुलाब के वो पंखुड़ियाँ होती हैं उसी में तो जो है रोज़ ऑयल छुपा होता है। तो उन पंखुड़ियों को पूरा का पूरा क्या किया जाता है कि एक जो है पानी का टैंक होता है उसी में डाल दिया जाता है, ठीक है। और नीचे से जो है उसको गर्म किया जाता है, मतलब उस जो वेसल को गर्म करते हैं। तो जब वेसल को गर्म करेंगे तो पंखुड़ियों में से जो गुलाब है वो निकल जाएगा, और वो जो है पानी में आ जाएगा। और फिर बाद में जो है एक तरह से जो है हम सिंपल जो है बाई डेंसिटी डिफरेंस से जो है गुलाब के इत्र को अलग कर देंगे और पानी को सेपरेट कर लेंगे नॉर्मली, है ना। तो स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हमेशा जो है जैसे गुलाब का जो है वो निकालना है, इत्र निकालना है, उसमें करेंगे। तो इस स्टीम डिस्टिलेशन में एक ज़रूर होना चाहिए कि जो चीज़ हो वो जो दो कंपोनेंट हो, तो जिसको आप निकाल रहे हो सेपरेट कर रहे हो वो वाटर के साथ जो है कभी भी सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए। मतलब कि वाटर के साथ वो कोई ऐसा ना हो कि जैसे गुलाब का जो है इत्र है, रोज़ ऑयल जिसे कह रहे हैं, गुलाब का तेल जो है, तो वो पानी के साथ इमिसिबल है। सबसे पहली कंडीशन यही होनी चाहिए, वो इमिसिबल होना ही चाहिए। तो तभी जो है स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे इमिसिबल है तो वो वाटर के साथ जैसे मिलेगा नहीं, तो उसको डेंसिटी डिफरेंस के वजह से उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट है 79, इन एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन सॉल्वेंट इज। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में सॉल्वेंट क्या होता है, तो ये दोस्तों एडेड टू अल्टर द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द मिक्सचर। वो जो है रिलेटिव वोलेटिलिटी को एक तरह से क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, तो बढ़ा देता है ना। रिलेटिव वोलेटिलिटी में जो है डिफरेंस पैदा कर देता है ना। जो एक तरह से रिलेटिव वोलेटिलिटी एक के आसपास थी उसको जो है बढ़ा के काफ़ी ज़्यादा कर देता है ना। मोलिकुलर डिस्टिलेशन क्या है, तो मोलिकुलर डिस्टिलेशन जो होता है फॉर अ हीट सेंसिटिव मटेरियल, बहुत ही हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए होता है, तथा जो है वेरी लो प्रेशर डिस्टिलेशन है, इसमें प्रेशर बहुत लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन स्टीम डिस्टिलेशन द प्रोडक्ट मस्ट बी इमिसिबल विथ वाटर। ये जो अभी मैंने डिस्कस किया था, है ना। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट, तो ये दोस्तों स्टीम डिस्टिलेशन हमेशा जो है हाई बॉइलिंग सब्सटेंस को जो है फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी, नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी से जो है सब्सटेंस को निकालता है, बॉइलिंग वाले सब्सटेंस को एक तरह से सेपरेट करता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे गुलाब की पंखुड़ी ले लो, तो गुलाब की पंखुड़ी में क्या छुपा है, एक तो उसमें वो जो तेल है रोज़ ऑयल है, और दूसरा पंखुड़ी है। तो
अल्टीमेट आप देखोगे जब पूरा का पूरा जो है रोज़ ऑयल निकल जाएगा तो उसमें जो गुलाब की पंखुड़ियाँ बच जाएंगी, पत्तियाँ बच जाएंगी, क्या वो वोलाटाइल हैं? नहीं, वो नॉन वोलाटाइल, वो कभी वो वोलाटाइल नहीं होगी। तो इसलिए कह रहा है कि स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन वोलाटाइल, क्योंकि पंखुड़ियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, वो तो सेपरेट होंगी ही नहीं। बाकी जो है आपका तेल सेपरेट हो जा रहा है उसका जो है रोज़ ऑयल का। ठीक है, नेक्स्ट है, if the amount of steam used to steam distillation is increase the temperature of distillation। तो कह रहा है कि अगर आप जो है द अमाउंट ऑफ स्टीम यूज इन स्टीम डिस्टिलेशन में जो अगर आप स्टीम का अमाउंट बढ़ा दे रहे हो, इंक्रीज कर दे रहे हो, तो टेम्परेचर ऑफ डिस्टिलेशन का जो है एक तरह से डिस्टिलेशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो वो दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाई प्रेशर एट द बॉटम ऑफ डिस्टिलेशन टावर हैंडलिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल रिजल्ट इन। तो कह रहा है कि हाई प्रेशर एट द बॉटम ऑफ डिस्टिलेशन टावर हैंडलिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल रिजल्ट इन। तो ये जो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बॉटम, वो जो है एक तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन होने लगेंगे बॉटम में डिस्टिलेशन कॉलम के, जो है जैसे कोलतार वगैरह बच जाते हैं तो वो जो है एक तरह से थर्मली डिकम्पोजिशन होने लगेंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट हैवी वाइडली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इन अ बाइनरी मिक्सचर कैन बी सेपरेट यूजिंग। इसमें जो है कह रहे बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसको जो है दोस्तों सिंपल डिस्टिलेशन से, है ना। जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कर लो। जैसे आपको जो है पानी में जो है एक जो हेक्सेन आता है, हेक्सेन की बॉइलिंग पॉइंट जो है 60 डिग्री के आसपास है, पानी की 100 डिग्री है, यानी कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, 40 डिग्री का है। तो आप इसको ईजिली जो है सिंपल डिस्टिलेशन से भी रिमूव कर सकते हो। वही कह रहा है कि जहाँ पे जो है आपका बाइनरी मिक्सचर में जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे कौन सा डिस्टिलेशन यूज करोगे, तो वहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम कांस्टेंट मोलर वेपोराइजेशन एंड ओवरफ्लो। तो एक तरह से कांस्टेंट मोलर और वेपोराइजेशन किस कौन जो है किस लॉ में आता है, तो ये जो है मैकअप-थिल मेथड में ये एज्यूम मतलब एज्यूम कर लिया जाता है शर्त के अकॉर्डिंग सबसे पहले। नेक्स्ट है मैकअप-थिल मेथड क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों मोलर यूनिट फॉर मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। ये जो है मैकअप-थिल मेथड तभी यूज होगा और मतलब यूज होता है किसके लिए, मोलर यूनिट फॉर मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस के लिए। नेक्स्ट है इन स्ट्रिपिंग सेक्शन द कंटिन्यूस डिस्टिलेशन कॉलम द। तो स्ट्रिपिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या होगा, लिक्विड इनरिचमेंट होगा, है ना, विथ अ हाई बॉइलर। इसमें क्या होगा, लिक्विड होगा और जो है एक तरह से आपका रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, रेक्टिफिकेशन कॉलम में आपका जो है आपका वेपर इनरिच होता है ना, विथ कंडेंसर। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग सेम डायमीटर कॉलम गिव लोवेस्ट प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप किस जो है एक तरह से कॉलम में होगा, क्या कॉलम में, सीव प्लेट कॉलम में या पैक्ड कॉलम में जिसमें स्टैक्ड पैकिंग यूज की जा रही है, या रेंडमली पैक्ड कॉलम में। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रेशर ड्रॉप जो होगा इसमें जो है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेम डायमीटर कॉलम गिव लोवेस्ट। इसमें जो लोवेस्ट कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कम प्रेशर ड्रॉप किस में होगा, तो सबसे जो है लोवेस्ट प्रेशर ड्रॉप किस में होगा इसमें, तो पैक्ड कॉलम जो है स्टैक्ड पैकिंग होगी। स्टैक्ड पैकिंग जहाँ पे लगेगी वहाँ पे जो है एक तरह से प्रेशर ड्रॉप जो है और लोवेस्ट प्रेशर ड्रॉप होगा ना 89 का सी। ठीक है, नेक्स्ट है द रिफ्लक्स टू डिस्टिलेशन कॉलम इज 100 मोल व्हेन ओवरहेड प्रोडक्ट रेट इज 50 मोल। द रिफ्लक्स रेशियो इज, तो वही नॉर्मली वही होता है जो रिफ्लक्स रेशियो जो एक जो होता है L/D होती है। तो L दे दिया है 100, D दे दिया है 50, तो L/D 100 में 50 से डिवाइड कर देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ F मोल ऑफ वेपर प्रेजेंट पर मोल ऑफ फीड
देन द स्लोप ऑफ फीड लाइन इन मैककेल मेथड। तो उसके लिए जो कुल मिला के आपको ये कह रहा है कि जो है आप जो है मैककेल मेथड से निकालिए स्लोप ऑफ फीड लाइन की। जब तो उसका जो है एक तरह से फार्मूला क्या है, कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो स्लोप निकालते हैं जो फीड लाइन की, तो उसका फार्मूला होता है -1/f। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ एफ इज डिफाइंड एबव द विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू द फीड एट अ ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट यानी कि एक तरह से आपका सेचुरेटेड होता है ना दोस्तों, ड्यू पॉइंट यानी कि सेचुरेटेड हो जाएगा। तो उस पर जो है एक तरह से एफ़ की वैल्यू क्या होगी, तो एफ़ की वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द फीड टू द डिस्टिलेशन कॉलम इज अ सेचुरेटेड लिक्विड, स्लोप ऑफ द फीड लाइन इज, यानी कि सेचुरेटेड लिक्विड के लिए जो है स्लोप क्या होगा फीड लाइन की, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैक्सिमम कॉन्टैक्ट सरफेस फॉर अ लिक्विड वेपर सिस्टम। तो मैक्सिमम कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ पे मिलेगा, यानी कि लिक्विड और वेपर दोनों जो है किस केस में जो है सबसे ज़्यादा एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है। यही क्वेश्चन कर रहा है ना कि प्रोवाइड मैक्सिमम कांटेक्ट सरफेस फॉर अ लिक्विड वेपर सिस्टम। तो पैक्ड टावर में पैक्ड कॉलम में जो है लिक्विड और वेपर दोनों जो है उन दोनों का जो है एक तरह से कांटेक्ट जो है सरफेस कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। 95 में पूछ रहा है क्या दोस्तों, कह रहा है विच ऑफ द फीड लाइन इन द फॉलोइंग डायग्राम फॉर अ सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर के लिए फीड लाइन क्या है, तो दोस्तों जो ए है जहाँ पे टिक किया है वो जो है एक तरह से सुपर हीटेड वेपर की फीड लाइन का है ग्राफ है। नेक्स्ट है 96 कह रहा है कि इफ़ एक्स डी बराबर ओवरहेड प्रोडक्ट मोलर कंपोजिशन में आर डी जो है रिफ्लक्स रेशियो है, तो कह रहा है कि स्लोप जो है क्या होगा, एक तरह से स्लोप और इंटरसेप्ट ऑपरेटिंग लाइन और रेक्टिफिकेशन के लिए क्या क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी है आर डी अपन आर डी प्लस 1, एक्स डी अपन एक्स डी प्लस 1 है ना, बी वाला। व्हाट इज द रिफ्लक्स रेशियो एट अ टोटल रिफ्लक्स। जब टोटल रिफ्लक्स हो रहा है तो उस केस में रिफ्लक्स रेशियो क्या होगी। तो टोटल रिफ्लक्स यानी कि कोई भी सेपरेशन, मतलब इसमें कोई भी प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है, जितना आप डाल रहे हो डिस्टिलेशन कॉलम में फिर उसको टोटल ही फीड कर दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पे रिफ्लक्स रेशियो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है एज द रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज द स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफिकेशन सेक्शन। तो अगर रिफ्लक्स रेशियो जो है इंक्रीज है तो उस केस में जो है ऑपरेटिंग लाइन जो रेक्टिफिकेशन सेक्शन के लिए उसका स्लोप क्या होगा, तो वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इन मैककेल मेथड एट इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो। जब जो है इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो है तो मैककेल मेथड में क्या होगा, बोथ द ऑपरेटिंग लाइन कोइंसाइड विथ द डायग्राम। तो बोथ द ऑपरेटिंग लाइन यानी कि दोनों ऑपरेटिंग लाइन जो है एक तरह से डायग्राम में कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। फेंसेक इक्वेशन डिटरमाइन द, फेंसेक इक्वेशन क्या डिटरमाइन करता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, जो फेंसेक इक्वेशन है वो मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट एट मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो फॉर अ गिवन सेपरेशन, रिफ्लक्स रेशियो फॉर अ गिवन सेपरेशन। यदि सेपरेशन हो रहा है और जो है रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्लेट जो है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, कोई उसका गिनती ही नहीं है ना। नेक्स्ट है फॉर वाटर एथेनॉल सिस्टम द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। वाटर एथेनॉल सिस्टम के लिए जो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो क्या होती है, तो इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द अपर ऑपरेटिंग लाइन दैट इज टेंजेंटली टू द इक्विलिब्रियम कर्व, ये है ना। नेक्स्ट है एज द रिफ्लक्स रेशियो डिक्रीज। अगर रिफ्लक्स रेशियो घटती जा रही है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्लेट क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। रिफ्लक्स रेशियो डिक्रीज, रिफ्लक्स रेशियो घटते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्लेट जो है
बढ़ना चाहिए यार, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट जितना अधिक होगा उतनी रिफ्लक्स रेशो कम होगी। तो नंबर ऑफ प्लेट डिक्रीज क्यों लिखा है ये? और सप्रेशन बिकम मोर एफिशिएंट, इसमें एज अ रिफ्लक्स रेशो डिक्रीज। तो ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, सेपरेशन बिकम मोर एफिशिएंट। सेपरेशन जो है अच्छे से एफिशिएंट होगा, क्योंकि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बी दिया है और जो कि गलत मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि रिफ्लक्स रेशो क्या है, घटती जा रही है। आप जो है रिफ्लक्स बहुत कम दे रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा निकाल रहे हो। तो ये किस केस में होगा? जब नंबर ऑफ प्लेट ज़्यादा होंगे, है ना। तो इसको देख लीजिएगा 103 का, एक तरह से रीचेक कर लीजिएगा। मुझे तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। नेक्स्ट है, absorption factor method is used to calculate the number of ideal stage when both operating and equilibrium are parallel के लिए होगा। नेक्स्ट है, पंचन सेवेटिव मेथड जो होता है, एनालाइज द फ्रैक्शनेशन इक्विपमेंट बेस्ड ऑन अ, तो एंथैल्पी और मटेरियल बैलेंस दोनों पे ये डिपेंड करता है ना। रिबॉयलर को कंसीडर किया गया है। रिबॉयलर इज कंसीडर एज वन थ्योरेटिकल प्लेट बिकॉज, उसको भी एक थ्योरेटिकल प्लेट कहा गया है रिबॉयलर को। क्यों दोस्तों? क्योंकि ऑफ द assumption that vapor and liquid leaving the reboiler are in equilibrium। करें कि जो लिक्विड और जो है लिक्विड आ रहा है और वेपर जा रहा है, तो एक तरह से ये दोनों एक तरह से माना गया कि ये भी एक जगह से एक तरह से इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, टू गेट हाई ट्रे एफिशिएंसी। हाई ट्रे एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो है इंटरफेसियल सरफेस बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज शुड बी लार्ज। जो इंटरफेसियल सरफेस बिटवीन लिक्विड और गैस फेज का है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इज। तो डिस्टिलेशन कॉलम की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है? द रेशियो है किस किस की? द नंबर ऑफ आइडियल प्लेट टू द एक्चुअल प्लेट। पहले जो है आइडियल प्लेट ऊपर और एक्चुअल प्लेट नीचे, दोनों का जो एक तरह से रेशियो है ना। नेक्स्ट है, प्राइमिंग इन अ डिस्टिलेशन कॉलम। प्राइमिंग जो है डिस्टिलेशन कॉलम में हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, द करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फोम थ्रू द स्पेस बिटवीन ट्रेन। एक तरह से फोमिंग हो रही है, क्योंकि फोमिंग के बाद ही प्राइमिंग होती है। दोनों फिनोमेना साथ साथ चलती है, फोमिंग और प्राइमिंग। तो फोम का जो है फॉर्मेशन हो रहा है ट्रे के बीच में, और यही उसका जो है एक तरह से करेक्टराइज है, यानी कि एक तरह से लक्षण है। प्लेट एफिशिएंसी क्या होती है? तो प्लेट एफिशिएंसी जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ मास ट्रांसफ़र बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। लिक्विड और वेपर के बीच में जो मास ट्रांसफ़र का जो फंक्शन है उसे कहते हैं प्लेट की एफिशिएंसी। मतलब कितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, वही उसकी प्लेट की एफिशिएंसी कहलाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन द लिक्विड ओवर अ प्लेट इज़ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन देन, तो उस केस में जो है मर्फी एफिशिएंसी जो है पॉइंट एफिशिएंसी के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट, टावर डायमीटर में भी डिक्रीज बाय। तो टावर का जो डायमीटर है वो कैसे डिक्रीज करेंगे? तो यूज ऑफ इंक्रीज ट्रे एफिशिएंसी, यूज ऑफ इंक्रीज ट्रे स्पेसिंग, ट्रे के स्पेसिंग को बढ़ा के, है ना। नेक्स्ट, इफ द पाथ ऑफ लिक्विड क्रॉस ऑफ प्लेट इज वेरी लॉन्ग एज द केस ऑफ लार्ज डायमीटर टावर, मर्फी प्लेट एफिशिएंसी कैन बी, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैक ट्रैपिंग इन अ डिस्टिलेशन कॉलम। बैक ट्रैपिंग एक तरह से क्या है? तो ये दोस्तों ट्रे की एफिशिएंसी को क्या करता है? ये घटा देता है। वीपिंग क्या होती है? वीपिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम, तो वीपिंग जो होती है रिजल्ट होती है ड्यू टू वेरी लो गैस वेलोसिटी। वीपिंग में क्या होता है कि गैस की वेलोसिटी एकदम कम हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड अगर ऊपर से फीड प्लेट पे आप डालोगे, नीचे गैस बिल्कुल वेलोसिटी जो नीचे से गैस जा रही है वो बिल्कुल कम हो गई, तो वो जो है लिक्विड पूरा जो है ड्रॉप बाय करके जो है टपकता चला जाएगा। तो एक तरह से वही वेपिंग कहलाती है ना। जब गैस की वेलोसिटी लो हो जाती है तो लिक्विड जो है प्लेट से नीचे, फीड प्लेट से नीचे की तरफ एक तरह से
ड्रॉप वाइज जो है टपकता रहता है, जिसको ही वीपिंग कहते हैं ना। नेक्स्ट है आपका कि चैनलिंग इन अ पैक्ड टावर रिजल्ट फ्रॉम। तो चैनलिंग किस वजह से होती है? हायर प्रेशर ड्रॉप की वजह से नहीं, सॉरी, ये होती है मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड और जो है नॉन यूनिफॉर्म ऑफ पैकिंग जो है पैकिंग जो यूनिफॉर्मली जो है नहीं है, उसके बाद जो लिक्विड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं है, इसलिए जो है एक तरह से चैनलिंग होती है। चैनलिंग में क्या होता है दोस्तों? चैनलिंग में जो है एक ही पाथ, मतलब जो है चैनलिंग में जैसे एक जो है एक ही जगह से, जैसे लिक्विड आपने ऊपर ट्रे पे डाला तो कुछ पूरी पूरी की पूरी मतलब जैसे आपकी जो है सीव ट्रे है, ठीक है, तो सीव ट्रे में जो है कुछ ही जगह से पूरा जो है लिक्विड नीचे जा रहा है, पूरी जो है पूरी ट्रे से जो है लिक्विड भर के नीचे नहीं गिर रहा है ना। तो यही चैनलिंग होती है, कुछ ही जगह से जो है लिक्विड नीचे की तरफ जो है जाता है, बस वैसे ही चलता जाता है, पूरी पूरी प्लेट उसमें भिगोती हुए नहीं जाता है। जबकि क्या होना चाहिए, आप लिक्विड किसी ट्रे पे डालें तो पूरी की पूरी वो ट्रे को भिगो के तब नीचे जाए, है ना, पूरी तरह से। लेकिन चैनलिंग में क्या है, एक ही पाथ को जो है एक ही रास्ता अपनाते हैं, पूरा का पूरा जो है भिगोते हुए नहीं जाते हैं, और वहीं जो है कंटिन्यू होता है, तो एक तरह से चैनलिंग हो जाती है चैनल के थ्रू, है ना। चैनल से ही चैनलिंग बनी है। तो चैनल क्या होता है कि चैनल जो है जैसे कोई वाटर चैनल है तो पानी जो है उसी चैनल से ही बस जाएगा पूरी तरह से, जो है उसके चारों तरफ से दीवार के न इधर आ सकता है न उधर आ सकता है, तो एक चैनल बना लेता, उसी से ही लिक्विड जाएगा, पूरे ट्रे भिगोते हुए वो नहीं जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से प्रॉपरली नहीं हो पाएगा ना, लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है रायलिंग इक्वेशन अप्लाइड। रायलिंग इक्वेशन किसके लिए होता है? तो रायलिंग इक्वेशन जो है डिफरेंशियल डिस्टिलेशन में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, at what value of reflux ratio number of theoretical plate in a distillation column is minimum। कह रहे कि अगर आपको जो है वैल्यू ऑफ रिफ्लक्स रेशियो जो है एक तरह से कम हो रखना है, तो आपको क्या है, नंबर ऑफ प्लेट क्या करना पड़ेगा, तो वही इनफाइनाइट करना है। इनफाइनाइट मतलब जितना से ज़्यादा रखोगे उतना ही रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम होती जाएगी। नेक्स्ट है हीट सेंसिटिव मटेरियल विथ वेरी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में बी इकोनॉमिकली सेपरेट यूजिंग। तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन, उसके लिए जो है लिक्विड एक्सट्रैक्शन यूज होगा, जहाँ पे हीट सेंसिटिव मटेरियल भी हो और उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करने के लिए इकोनॉमिकली जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम नॉर्मली जो है लिक्विड एक्सट्रैक्शन से ही कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन पे आते हैं ना। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर क्या है? तो फ्रैक्शनल सॉल्वेंट में फ्रैक्शनल कह दिया, यानी कि इसमें जो है दो सॉल्वेंट एम्प्लॉय होंगे, मतलब एक तरह से दो सॉल्वेंट इसमें यूज होंगे। नेक्स्ट है बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर गुड सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के लिए जो है बेस्ट सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? तो उसकी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, पहला हाई सेलेक्टिविटी होनी चाहिए, चौथा लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, पांचवा लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होना चाहिए, और सातवां हाई इंटरफेसियल टेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी ऑफ अ सॉल्वेंट यूज इन अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर शुड बी। तो सेलेक्टिविटी क्या होनी चाहिए? एक से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्टिलेशन के हो गए, एक्सट्रैक्शन पे अब आ गए, है ना। इन लिक्विड एक्सट्रैक्शन इफ़ द सेलेक्टिविटी इज यूनिटी, यदि जो है सेलेक्टिविटी जो है एक है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सेपरेशन नॉट विल बी अकर, यानी कि उसमें सेपरेशन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है व्हेन द सॉल्वेंट dissolve very little of solute, then तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्वेंट, ये हो जाएगा ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन इन अ सिस्टम हैविंग वेरी लो डेंसिटी डिफरेंस। तो इसमें जो है बहुत कम अगर डेंसिटी डिफरेंस है, तो उस केस में आपको जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है
अब कह रहा है कि द अप्रॉक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन द टर्सनरी लिक्विड सिस्टम रिप्रेजेंट एन, तो वो जो है एक तरह से प्योर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट, इन अ काउंटर करंट एक्सट्रैक्टर एज द एक्सेल मैक्सिंग इंक्रीज द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो उस केस में जो है डिक्रीज हो जाएगी काउंटर करंट में। नेक्स्ट, द सॉल्वेंट यूज इन अ लिक्विड एक्सट्रैक्शन शुड नॉट हैव अ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिकॉज क्यों दोस्तों, क्योंकि इट रिकवरी कॉस्ट बाय डिस्टिलेशन कॉलम में भी प्रोहिबिटेड हाई, क्योंकि उसको जो है एक जो सॉल्वेंट यूज करेंगे तो उसको रिकवर करना है अगर डिस्टिलेशन कॉलम में, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी अगर उसकी वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होने का मतलब कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना है ना। इन अ काउंटर करंट लिक्विड एक्सट्रैक्टर, काउंटर करंट लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो ओनली वन ऑफ द लिक्विड में बी पंप एट अ एनी डिजायर्ड रेट। ठीक है। नेक्स्ट है साइड ऑफ इक्वेटरल ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ऑन विच टर्सनरी लिक्विड सिस्टम इज प्लॉटेड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये दोस्तों बाइनरी मिक्सचर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है एज द रिफ्लक्स रेशियो इन अ कॉन्टिन्यूस काउंटर करंट एक्सट्रैक्टर इज इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। बॉल मिल एक्सट्रैक्टर क्या है, तो ये दोस्तों ऑयल सीड से जो है ऑयल निकालने के लिए, जिसे कोलू वाला कहते हैं ना, तो वो एक तरह से जो सरसों के दाने से तेल निकालने का, सरसों का तेल निकालने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट इन्वॉल्व लीचिंग, लीचिंग क्या होती है, तो लीचिंग का मतलब होता है कि किसी सॉलिड से जो है लिक्विड को अलग कराना। तो सॉलिड जैसे पहला डिजोल्विंग गोल्ड फ्रॉम ओर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डिजोल्विंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम बार्क, बार्क या रूट, ये भी सही है। डिजोल्विंग शुगर फ्रॉम द सेल ऑफ द बीट, ये भी सही है। रिमूविंग निकोटीन फ्रॉम इट्स वाटर सोल्यूबल बाय केरोसिन, तो इसमें देखिए ये दोनों लिक्विड के केस में है, वाटर है वाटर सोल्यूशन बाय केरोसिन, वाटर सोल्यूशन है और केरोसिन है, दोनों लिक्विड हैं। लेकिन लीचिंग जो में जो है एक सॉलिड से लिक्विड को निकालते हैं ना, तो जबकि इसमें लिक्विड है इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट है टी परकोलेशन एम्प्लॉय, टी परकोलेशन मतलब कि जो है चाय के बीज में से चाय को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको लीचिंग कहलाते हैं। जैसे आप जब चाय बनाते हो तो चाय पत्ती जो है डाल देते हो, उसमें पानी डाल देते हो, दूध डाल देते हो, जो भी डाल देते हो, फिर जब हीटअप करते हैं तो जो है एक तरह से उस पानी जो है मेन जो पानी है वो एक तरह से जो है सॉल्वेंट का काम करता है, और जो जो चाय के बीज हैं, दाने हैं, उससे चाय को सेपरेट कर देता है। तो इसी प्रक्रिया को परकोलेशन या लीचिंग कहते हैं ना। नेक्स्ट है रेट ऑफ लीचिंग इंक्रीज विथ इंक्रीज, तो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतनी ही तेज़ी से जो है चाय पत्ती में से जो है चाय अलग होगी, सेपरेट होगी ना। नेक्स्ट है स्टेज एफिशिएंसी इन लीचिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन, तो बोथ ए एंड बी इसका आ जाएगा। ए मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड सॉल्यूशन, बी यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूट थ्रू द सॉलिड एंड इनटू द लिक्विड। ठीक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है एक तरह से इरिवर्सिबल फिनोमिना है, और जो है सॉरी फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक तरह से रिवर्सिबल फिनोमिना है। ठीक है। रिवर्सिबल यानी कि जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो उसको फिर जब टेम्परेचर देंगे तो डीऑब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, दोनों हो जाएगा। और तीसरा जो है मतलब सेकंड एक्म्प्लाइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, ये एक तरह से एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो इसलिए बोथ बी एंड सी आ जाएगा। ठीक है। स्ट्रिपिंग के कुछ खास क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन कुछ जो है क्वेश्चन मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं। जैसे स्ट्रिपिंग इज़ वाइडली यूज टू रिमूव, तो जो है स्ट्रिपिंग वाइडली किस चीज़ को किस चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज होती है, तो दोस्तों वोलाटाइल कंपोनेंट। ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि स्ट्रिपिंग इज़ वाइडली यूज टू रिमूव
volatile component of a liquid mixture by passing stream of gas। ठीक है। नेक्स्ट है गैसेस पास्ड इन स्ट्रिपिंग प्रोसेस कैन बी, उनको क्या किया जा सकता है, तो उनको एक तरह से कंडेंस किया जा सकता है जो स्ट्रिपिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक्जोटिक गैसेस कैन बी यूज फॉर स्ट्रिपिंग, कह रहा है कि एक्जोटिक गैसों का यूज़ हम करते हैं स्ट्रिपिंग के लिए, तो ये सही है। एक्जोट जो है एक तरह से एक्जोटिंग गैसेस क्या होती है, इसका मतलब कि वो गैसें जिनको हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं, मतलब यूज एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे एयर एंड स्टीम हुई जिसको कहते हैं एग्जॉस्टिंग गैसेस, है ना। तो ये एक तरह से इनका यूज हम करते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस वेस्ट कैन बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिपिंग, इसमें जो है 21 एक्वस वेस्ट को हम जो है स्ट्रिपिंग कराते हैं, तो वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। अमोनिया स्ट्रिपिंग आपने देखा होगा, अमोनिया स्ट्रिपर लगे होते हैं, अगर जैसे पानी में अमोनिया है डिज़ोल्व तो उसको सेपरेट आउट करना है हमें, तो हम क्या करते हैं स्टीम स्ट्रिपिंग कर देते हैं। अमोनिया वाले पानी को ऊपर से जो है टावर के ऊपर से गिराते हैं और नीचे से स्टीम दे देते हैं, तो और बीच में जो है पैकिंग रहती है, तो पानी में जो अमोनिया है पैकिंग पे फैलती हुई नीचे आती है और नीचे से स्टीम जैसे देते हैं, तो वो स्टीम क्या करती है पानी में जो है अमोनिया को लेके अपने साथ उड़ के एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए पानी में से पूरी तरह से हमारा अमोनिया निकल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू CG स्टैंड फॉर स्ट्रिपिंग थ्योरी, हेनरी लॉ। तो जो हेनरी लॉ जो स्ट्रिपिंग के लिए दिए थे कि जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्ट्रिपिंग जो है एक तरह से बढ़िया होगी, है ना। तो उसमें जो है CG जो है क्या है, तो CG जो है कंटामिनेंट इन अ गैसेस फेज है ना, बी जो ये दिया है कि जो है एक्सप्लेनेशन में दिया है स्ट्रिपिंग थ्योरी इज गिवन बाय H इजकल टू CG अपॉन CL वेयर CL इज द रेशियो ऑफ कंटामिनेटेड एट द इक्विलिब्रियम इन अ लिक्विड फेज, और CG जो है द कंटामिनेटेड ऑफ गैसेस फेज, एंड H जो है हेनरी का कांस्टेंट है ना, यही पूछा था ना आपका, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ पैक्ड स्ट्रिपिंग टावर अफेक्ट, जो पैक्ड स्ट्रिपिंग टावर की अगर हाइट कैसे अफेक्ट करता है, तो दोस्तों ये रिमूवल एफिशिएंसी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, क्योंकि जो है द हाइट ऑफ पैक्ड स्ट्रिपिंग टावर अफेक्ट द रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ द कंटामिनेंट, मतलब कि रिमूव हाइट अगर कम रखेंगे, ठीक है, तो वो आसपास के एरिया में ही फैल जाएगा, तो एक तरह से वो आपको क्रिएट कर सकता है, जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है ना। नेक्स्ट है फ्लो थ्रू अ एयर स्ट्रिपर विल कंट्रोल द रिमूवल रेट ऑफ अ कंटामिनेंट, तो इसमें क्या है, कह रहा है कि फ्लो थ्रू द एयर स्ट्रिपर विल कंट्रोल द रिमूवल रेट ऑफ कंटामिनेंट, तो ये जो है एयर टू वाटर फ्लो को कह रहा है कि कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द प्रेशर ड्रॉप इन अ टावर शुड बी, स्ट्रिपिंग टावर में जो है प्रेशर ड्रॉप कितना हो सकता है, तो ये दोस्तों आपका सी ऑप्शन है, 200 से 400 न्यूटन पर मीटर यानी कि पास्कल में है, इतना प्रेशर ड्रॉप हो सकता है स्ट्रिपिंग कॉलम में। ठीक है। नेक्स्ट है द एयर स्ट्रिपर इज एग्जाम्पल ऑफ, द एयर स्ट्रिपर किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये दोस्तों लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉलर पैकिंग मटेरियल साइज इन स्ट्रिपिंग में जो है स्मॉलर पैकिंग मटेरियल की जो साइज है वो अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, तो कंटामिनेंट रिमूवल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्मॉलर पैकिंग मटेरियल साइज इन स्ट्रिपिंग इंक्रीज द एरिया अवेलेबल फॉर स्ट्रिपिंग एंड इम्प्रूव द ट्रांसफर प्रोसेस, दस द मैक्सिमाइज कंटामिनेंट ऑफ रिमूवल, यानी कि वहीं एरिया बढ़ा दोगे तो बहुत ज़्यादा कंटेक्ट मिलेगा, तो तेज़ी से सेपरेशन होगा, है ना। नेक्स्ट है रोटरी एयर स्ट्रिपर यूज फोर्स,
तो रोटरी एयर स्ट्रिपिंग में कौन सा फोर्स यूज होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, रोटरी एयर स्ट्रिपिंग यूज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स caused by the rotating cylinder instead of the gravity to pull the liquid through the packing material, enhance removal rate, है ना। ठीक है, तो इतना स्ट्रिपिंग के ले लीजिए। आई होप आप कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय।